नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। एक तरफ विधानसभा का उपचुनाव, दूसरी तरफ राज्यसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश का सियासी पारा चल रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती का इस बीच बड़ा बयान, एमएलसी चुनाव में हम सपा को हराएंगे, सपा को हराने के लिए विरोधियों को वोट देंगे। पिता की तरह गलत रास्ते पर चल रहे अखिलेश, 7 बागी विधायकों को पार्टी से बाहर निकाला। दल बदल कानून के तहत की कार्रवाई की गई है, उनका निलंबन हुआ है। बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कराएंगे, मायावती ने कहा। खड़े किए जाने वाले उम्मीदवार को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी बीएसपी जो है, और इसके लिए चाहे पार्टी के विधायकों को इनके उम्मीदवार को हराने के लिए बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी के उम्मीदवार को ही अपना वोट क्यों न देना पड़ जाए तो भी देंगे। अर्थात जो भी पार्टी इनके दूसरे उम्मीदवार को यानी कि सपा के दूसरे उम्मीदवार को हराने के लिए भारी पड़ेगी तो उसे हम अपने विधायकों का वोट जरूर दिलाएंगे। खबर लखनऊ से है। बसपा सुप्रीमो मायावती का सपा पर बड़ा आरोप, सपा सरकार ने मेरे हत्या की साजिश रची थी। अपनी साजिश में नहीं कामयाब हो पाई थी समाजवादी पार्टी। हमने सपा के साथ मिलकर लड़ा था चुनाव। सपा के साथ गठबंधन सबसे गलत फैसला था, जल्दबाजी में लिया फैसला पड़ा भारी। सपा के अंदर परिवार की लड़ाई थी, गठबंधन को हुआ इससे नुकसान। मैंने केस वापस लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी, ना भूलने वाले प्रकरण को मैंने भुलाया। हम पर लगे सभी आरोप गलत हैं। सपा का दलित विरोधी चेहरा सामने आया है। मायावती के बयान पर प्रियंका गांधी का ट्वीट। बसपा सुप्रीमो के बीजेपी समर्थन वाले फैसले पर प्रियंका ने ट्वीट कर लिखा, इसके बाद भी कुछ बाकी है। कांग्रेस महासचिव ने ट्वीट में पोस्ट किया है मायावती का बयान। यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने भी समाजवादी पार्टी के बसपा सुप्रीमो मायावती के हत्या के प्रयास किए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए एक बार। बहन मायावती जी ने जो बात कही है कि समाजवादी पार्टी उनकी हत्या कराना चाहती थी और उन्होंने जो फैसला लिया उनसे मुकदमा वापस लेने का, उसका पछतावा है। लेकिन हम बताना चाहते हैं कि इस पार्टी की बुनियाद ही हत्याओं पर रखी हुई है और हम बहन जी को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जब उस समय भी आप पर हमला हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपनी जान पर खेलकर आपकी जान की सुरक्षा की थी। और आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है प्रदेश में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार है। आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता पूरी तरीके से सुरक्षित है। सुरक्षा देना हमारी सरकार का काम है और हमने दलितों का सम्मान किया है। उस समय आपको मुख्यमंत्री बनाने का भी काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था और आज भी हम सबका सम्मान करते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर काम करते हैं। इसलिए बहन जी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में पूरी सुरक्षा और आजादी के साथ आप रहिए। कोई भी आपकी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। बीजेपी आश्वस्त कर रही है कि बहन जी आप सुरक्षित हैं हमारे शासनकाल में। अगर आपके खिलाफ कोई भी आंख उठाकर देखेगा तो हम आपके पीछे खड़े हुए हैं, आपके समर्थन में, आपके बचाव के लिए। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के बीच कांग्रेस को लेकिन इस बीच बड़ा झटका लग गया। पूर्व सांसद अनु टंडन ने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस हाईकमान को भेजी गई चिट्ठी में अनु टंडन ने लगाए हैं आरोप, प्रदेश नेतृत्व के साथ तालमेल नहीं बैठ पा रहा था। प्रदेश नेतृत्व सोशल मीडिया मैनेजमेंट में और व्यक्तिगत ब्रांडिंग में ही लीन है। 2009 में कांग्रेस के टिकट पर उन्नाव से सांसद बनी थी अनु टंडन, जल्दी सपा का दामन थाम सकती हैं। और बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने आमिर खान के खिलाफ में मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी विधायक ने आमिर खान के खिलाफ केस दर्ज करने की तहरीर दी है। बीते दिन लोनी के ट्रॉनिका सिटी इलाके में शूटिंग के लिए आए थे आमिर। वायरल फोटो में मास्क पहने नजर नहीं आ रहे हैं आमिर खान। कोरोना महामारी एक्ट में मुकदमा दर्ज करने की मांग की जा रही है। आमिर खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है। कोरोना महामारी एक्ट में मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर है। आमिर खान ट्रॉनिका सिटी में दरअसल शूटिंग के लिए आए थे। इसी शूटिंग के दौरान में ये कुछ तस्वीरें हैं उनकी, जिसमें उन्होंने
इन फोटोज के दौरान में चेहरे पर मास्क नहीं लगाया हुआ है। बीते दिन लोनी के ट्रॉनिका सिटी में वो शूटिंग के लिए आए थे। इस दौरान में उनके चेहरे पर मास्क नहीं है। इसी को लेकर उनके खिलाफ कोरोना महामारी एक्ट में मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं नंदकिशोर गुर्जर। इसी को लेकर तहरीर दी गई है। ये कुछ तस्वीरें हैं। इन वायरल फोटोज में आमिर के चेहरे पर मास्क नहीं है, जिसको लेकर एक तहरीर दी गई है और उसी तहरीर में मामला दर्ज कराने के लिए तहरीर है ये। और खुद नंदकिशोर गुर्जर विधायक लोनी से हमारे साथ में। नंदकिशोर गुर्जर जी, ये आमिर खान के खिलाफ में मोर्चा जो खोला है आपने, इसके पीछे कोई खास वजह या फिर बाकी जो रीजन आप दे रहे हैं वही रीजन है? नहीं, इसके पीछे खास वजह क्या होगी भाई? जो व्यक्ति कोई लीडर है बड़ा या कोई सेलिब्रिटी है, लोग उसको फॉलो करते हैं। अगर ये लोग मुंबई में जिस तरह से कोरोना के हालात हैं, वहां से सीधे आए और लोग बता रहे थे कि उसको जुकाम वगैरह भी था और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी और लोनी में कोरोना नहीं है, तो यहाँ जिस तरह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, काफी भीड़ में थे वो और मास्क भी नहीं लगाया, तो ये जो कोरोना रूल का उल्लंघन किया है, इस पर मुकदमा दर्ज हो, जिससे भविष्य में कोई इस तरह की पुनरावृत्ति ना करे। मेरा ये कहना है कि विधानसभा मेरी सेफ है और ये मेरी जिम्मेवारी है कि यहाँ इस तरह के लोग अगर आते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हम लोग कराएं। नहीं, उनकी तो जिम्मेदारियां हैं ही, लेकिन बीजेपी के कई नेता जो कि सार्वजनिक कार्यक्रमों में पहुंच रहे हैं, उनके चेहरे पर भी कई दफा मास्क नहीं है, तो उनके खिलाफ भी ऐसी सेम आप एक तहरीर देंगे क्या? नहीं, मेरी विधानसभा की बात कर रहा हूँ। नहीं, अगर आप आपके पास मेरी विधानसभा में आए हैं और यहाँ के लोग एक बार को, क्योंकि कोरोना नहीं है तो यहाँ के आम लोगों को तो टॉलरेट किया जा सकता है, लेकिन मुंबई से कोई बाहर से आया और वो भी कोई रोल मॉडल है, उसको लोग देख के इंस्पायर होते हैं, तो इन लोगों को इस तरह का कृत्य करना मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक नहीं है इस तरह की महामारी में। मतलब अगर कोई बाहर से आएगा तो सिर्फ उससे एहतियात है, लेकिन अगर आप ही की विधानसभा में लोग खुलेआम बगैर मास्क के घूमेंगे तो उनके खिलाफ कोई तहरीर नहीं है? देखिए, जो मेरी विधानसभा में जो आम व्यक्ति है और थोड़ा खास में अंतर होता है, तो इसलिए उसको, जैसे हम लोग विधायक हैं, जो हम करेंगे तो लोग उसको कहीं ना कहीं, मान लिया एक बार जिस तरह कजनी मूवी आई थी और इन्होंने हेयर कटिंग जो बनाई थी आमिर ने, तो लोगों ने फॉलो किया उसको। इस तरह से अगर कोई जो व्यक्ति किसी बड़े पद पे, कोई नेता है बड़ा या कोई सेलिब्रिटी है या कोई प्लेयर है, तो लोग उसको फॉलो करते हैं। और इस तरह के लोग भी अगर इस तरह से पालन नहीं करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री लगातार अपील कर रहे हैं और उसके लिए कानून बना हुआ है, तो कानून तो सबके लिए बराबर है ना, तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो। वैसे बाहर से आए बहुत से लोगों के चेहरे पर कई दफा इस तरह के कार्यक्रमों में मास्क नहीं होता जब फोटो सेशन चल रहा होता है, लेकिन आमिर, क्योंकि आमिर खान है, सिर्फ ऐसा तो नहीं इसलिए आप नंदकिशोर गुर्जर जी ज्यादा पीछे पड़ रहे हो? नहीं, खान से क्या मतलब हुआ? आपका कहना क्या है, तुम चाहते हैं आप? शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे, खबर मथुरा से है। हाथरस में दंगा फैलाने की साजिश रचने का मामला। 4 नवंबर को मसूद अहमद और आलम की बेल पर सुनवाई। कोर्ट ने सबूत पेश करने के लिए एसटीएफ को दिया है आखिरी मौका। पीएफआई के 4 सदस्यों पर दंगा फैलाने की साजिश रचने के आरोप। अतीकुर रहमान, सिद्दीक आलम और मसूद अहमद पर आरोप है। फिलहाल मथुरा जेल में बंद है पीएफआई के चारों ही आरोपी सदस्य। दोनों की बेल एप्लीकेशन लगी थी, क्योंकि एसटीएफ इसमें विवेचना कर रही है, तो जो है वो इनकी पेपर जो है आख्या के लिए काफ़ी कई जगहों से इनके कांटेक्ट जुड़े हुए हैं, तो वहाँ से पेपर कलेक्ट नहीं कर पाई है एसटीएफ अभी। तो उन्होंने 4 अक्टूबर तक का टाइम ले लिया है। 4 अक्टूबर को इन दोनों की फाइनल हियरिंग होगी। आज मसूद और आलम दोनों की बेल एप्लीकेशन लगी थी। क्यों? आज मसूद और आलम दोनों की बेल एप्लीकेशन हियरिंग के लिए लिस्टेड थी। एसटीएफ ने अदालत से पत्र लिख करके कहा कि निश्चित रूप से वो 4 तारीख तक इस मामले में अपने कमेंट्स और केस डायरी कोर्ट के अवलोकन के लिए प्रस्तुत कर देंगे। उन्हें अंतिम अवसर दिया जाए। हमारे अनुरोध पर भी माननीय न्यायालय ने उन्हें आदेशित किया है कि ये उनका आखिरी अवसर है और उस दिन कोई भी पक्ष अपनी तरफ से स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा।
गगन है मेरे साथ, मेरे संवाददाता, मेरे सहयोगी। गगन, जरा पूरी जानकारी चाहेंगे, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है और किस तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ रही है? जी हाँ, मैं बता दूं कि आज पीएफआई के चारों सदस्यों को लेकर आज जो है कोर्ट में सुनवाई थी, जिसमें जो है मुख्य रूप से आलम और मसूद को लेकर की बेल एप्लीकेशन को लेकर आज सुनवाई थी। लेकिन आज बेल एप्लीकेशन पे एसटीएफ का कहना है कि हमारे पास साक्ष्य संपूर्ण नहीं है, हमें न्यायालय द्वारा कुछ समय और दिया जाए। और उनकी सुनने के बाद न्यायालय ने आज एसटीएफ को 4 नवंबर तक का समय दिया है। 4 नवंबर को अगली सुनवाई इसमें होनी है और न्यायालय ने ये स्पष्ट कहा है कि एसटीएफ सारे साक्ष्य जो है न्यायालय को 4 नवंबर तक प्रस्तुत कर दे। बहुत शुक्रिया। मेरठ के सरदना के मोहल्ला पीर जादगान में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब तेज धमाके के साथ कई घरों की छतों के परखच्चे उड़ गए। हादसों में लोगों की मौके पर ही मौत भी हुई है, जबकि दर्जन भर लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। हादसा इतना जबरदस्त था कि एक बार तो ये लगा कि दो देशों के बीच युद्ध होने का एहसास जैसा हो। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। फिलहाल मामले में पुलिस ने मोहल्ले को सील कर हादसे की जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि धमाका कांग्रेस के पूर्व नगर अध्यक्ष आसिम के घर पर हुआ और धमाके से आसपास के घरों की छत उड़ गई। हादसे में आसिम की मौके पर मौत हो गई, जबकि उनके बचपन के दोस्त कासिम ने अस्पताल ले जाते वक्त दम तोड़ दिया। इसके अलावा पड़ोस के कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि आसिम और कासिम अवैध रूप से पटाखे बनाया करते थे और उसी वजह से घर में काफी बारूद भी रखा हुआ था। धमाके से पहले बारूद के साथ साथ गैस सिलेंडर में भी आग लगी, जिसके धमाके से कई घरों की दीवारों में दरार तक पड़ गई। मामले में पहले पुलिस और फिर स्थानीय लोगों ने सिलेंडर फटने से हादसा होने की बात कही, लेकिन सवाल यह है कि सिलेंडर फटने से 1 या 2 घर प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन 9 घरों के घर इस तरह से जमींदोज तो नहीं हो सकते। सिलेंडर फटने से आमतौर पर आग भी लगती है, लेकिन यहाँ ऐसा हुआ कुछ नहीं। फिलहाल पुलिस ने मोहल्ले को सील किया है और हादसे की जांच शुरू कर दी है। देख सकते हैं किस तरीके से तस्वीरों को तरीके का और सवाल पूछता न्यूज़ वन इंडिया, क्या सिर्फ सिलेंडर फटने से 9 घर जमींदोज हो सकते हैं? मौके पर सिलेंडर फटने से आग क्यों नहीं लगी? सवाल तो ये भी है, क्या घर में सिलेंडर और पटाखों के साथ कुछ और भी रखा हुआ था? आखिर किसके शय पर चल रहा था रिहायशी इलाकों में मौत का कारखाना? हरदोई डीएम अवनीश कुमार की किसानों से अपील, लघु और सीमांत कृषक सरकारी क्रय केंद्रों में धान लेकर आए, समस्या होने पर कंट्रोल रूम को बताएं। एसडीएम करें समस्या का समाधान। अवनीश कुमार ने कहा, बिचौलियों के चक्कर में नहीं आने की दी सलाह, समस्या का होगा त्वरित निस्तारण। नसीम खान हमारे साथ, हमारे संवाददाता हैं हरदोई से। नसीम, डीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं कि मामलों को एसडीएम को सुलझाना है, अब बिचौलियों की जरूरत नहीं है। कौन है वो बिचौलिए, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? आए दिन हरदोई के मंडियों में दलालों की तरीके से जुटे रहते हैं और अक्सर लोग जो है लोग गुमराह करते रहते हैं किसानों को। बिचौलियों के चक्कर में आने से किसान परेशान है, इसलिए डीएम ने सख्त आदेश लगाया है किसी भी बिचौलियों के चक्कर में ना पड़े। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, एसडीएम को बताएं समस्या और उससे निस्तारण किया जाएगा, उन लोगों पे मुकदमा भी रहेगा। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। यूपी में
अन्नदाता की कमर टूटती जा रही है, कभी प्राकृतिक आपदा तो कहीं सिस्टम की मार। दोनों से ही किसान बेहाल है। आलम यह कि किसान अपनी फसल बेचकर भी लागत तक वापस नहीं निकाल पा रहा। धान खरीद को लेकर सूबे के सीएम आए दिन सरकारी मशीनरी को दुरुस्त करने में लगे, लेकिन नतीजा सिफर है। किसानों के धान को मंडी में तो जगह मिल जाती है, लेकिन तौल होने में कई दिन लग जाते हैं। तब तक अन्नदाता का अन्न पड़ा पड़ा सड़ता है। किसान उसे देख देख कर खून के आंसू पीता है। हाल यही है लखीमपुर खीरी का, जहां धान खरीद हाल ही में शुरू हुई है, लेकिन खरीद के नाम पर खेल हो रहा है। यूं तो कई गुना खरीद कर ली गई, वो भी पिछली बार से ज्यादा, लेकिन सिर्फ कागजों पर। जिले के लगभग हर मंडी में हालात एक जैसे ही हैं। जिले में इस समय 129 क्रैक कैन चल रहे हैं और अगर आज की डेट में हम बात करें तो 1499 किसानों से 12,610 एमटी खरीद हो चुकी है। अगर हम विगत वर्ष से तुलना करें तो ये लगभग 20 गुना अधिक है और लगातार इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और इस साल अभी तक 18,000 कृषकों ने रजिस्ट्रेशन भी करा दिया है। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है उसके बाद ही क्रय किया जाता है। इस संबंध में मैं कृषकों से अपील करना चाहता एके जायसवाल मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं। एके, पूरा खेल चल रहा है, लेकिन अन्नदाता का मसीहा कौन है? कौन रखेगा इनका ख्याल? देखिए, आपको बता दें कि इस समय जो देश का अन्नदाता या तराई का अन्नदाता जो है बहुत ही भीषण समस्या से गुजर रहा है और धान खरीद को लेकर उसको तरह तरह की कठिनाइयां उठानी पड़ रही है। हालांकि नेता सियासत कर रहे हैं और अफसर जो है आंकड़ेबाजी कर रहे हैं। लखीमपुर के हालात यह है कि 800 से 900, 1100 रुपए तक उसका धान खरीदा जा रहा है और जबकि सरकार ने 1868 रुपए का मूल्य तय किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार दावे कर रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोज परवाने भेज रहे हैं कि यानी किसानों का धान जो है वो उनके एमएसपी खरीदा जाए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये जो मुख्यमंत्री का आदेश है ये जिलों में क्यों नहीं पालन हो रहा है? बहुत शुक्रिया। बहराइच के एसपी विपिन मिश्रा के समर्थन में उतरे हैं चिरंजीवी भगवान। परशुराम चेतना पीठ के राज्य संयोजक उमेश मिश्रा एक बयान भी जारी किया। उनका कहना है कि ईमानदार ब्राह्मण अधिकारी का सम्मान होना चाहिए, भ्रष्ट थानेदारों के खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। और फिलहाल ले रहे हैं इजाजत। नमस्कार।